यूपीएससी जो है अपना मेंस का एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दिया है। कल जो है एसए का पेपर था 16 सितंबर को, और आज 17 सितंबर 2022 को यूपीएससी के मेंस पेपर का जीएस फर्स्ट का पेपर था। तो यूपीएससी ने जीएस में क्या क्या पूछा है उस चीज़ को हम देखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था। तो यूपीएससी का जो सिलेबस है जीएस फर्स्ट का वह है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्ति कला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। 150 वर्ड। हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट मिडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। तो ये क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है एक्चुअल में ये है हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है, इसी से उन्होंने पूछा है आर्किटेक्चर, यानी इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट फॉर लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। तो ये आर्किटेक्चर से तो पूछा ही है, साथ ही साथ उस समय की जो है मन स्थिति क्या थी लोगों की, इस चीज़ के बारे में उन्होंने पूछ लिया है कि उन्होंने क्या पूछा है उस दौर के सामाजिक जीवन। तो उन्होंने सोशल लाइफ के बारे में भी, उस मंदिरों के मूर्ति कला से क्या चीज़ें सीखने को समझने को मिलती हैं। तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड उन्होंने पूछा है, अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही, कारण बताएं। Why did the army of the British East India Company, mostly comprising of Indian soldiers, win consistently against the more numerous and better equipped armies of the then Indian ruler? ये 150 वर्ड में क्वेश्चन पूछा है। अगर इसको देखें हम, यूपीएससी का जो सिलेबस है यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल, तो यहाँ पर जो फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट है उससे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि वेरियस स्टेज के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। और हम यूज कर सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के 18th सेंचुरी के बाद जो प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट है उन्हीं को रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछा गया है। हम देखते हैं कि जो मंगल पांडे थे वो खुद ब्रिटिश सेना के हिस्सा थे। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा कि ब्रिटिश सैनिक छोटी थी, साथ ही साथ वो जो सेना थे वो एक्चुअल में इंडियंस को मिला करके ही बनाए गए थे। फिर भी जो भारतीय राजा थे उनके पास बड़ी सेना थी, ज़्यादा हथियार थे, उसके बावजूद वो हार क्यों गए, इस पर जो है और लगातार हार, एक राजा नहीं हारा, एक राजा के बाद दूसरा राजा, सब लोग हारते चले गए। इस पर उन्होंने पूछा है कि आखिर इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका कारण मेन क्या था कि वो एक्चुअल में डिसिप्लिन को था, वहाँ पर ट्रेनिंग और डिसिप्लिन सबसे बड़ी बात थी यूपीएससी का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है, कारण बताएं। 150 शब्दों में उत्तर दें। Why was there a sudden spurt in famine in colonial India since the mid 18th century? Give reason। तो एक्चुअली हम देखते हैं ये जो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है इसी से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। इसमें एक पार्ट क्या है, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट। तो जो मिडिल 18th सेंचुरी की बात है वो सिग्निफिकेंट इवेंट, तो अकाल जो पड़ा है वो भी एक इवेंट ही है, वो भयंकर इवेंट है। और हम देखते हैं कि उससे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो 1850 के बाद बहुत ज़्यादा अकाल पड़े। जब लिटन भारत में वायसराय था तो उस समय अकाल पड़े थे। 1899 में तो ऐसा कहा जाता है कि बंगाल और असम में इतने बड़े अकाल पड़े कि आदमी असम में तो आदमी को मार कर खाना शुरू कर दिया था, इतने भयंकर अकाल पड़े थे। तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है हिस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक चट्टानों की विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक। ये 150 शब्द में है। ये एक्चुअल में उन्होंने पूरी तरीके से जियोग्राफी के स्टैटिक पोर्शन को उन्होंने इसे कवर किया है। तो हम देखते हैं इसमें क्या है, वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी। तो सैलिएंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनियों के
लिए निर्धारित रंग संकेत के अर्थ की चर्चा करें। ये जो है ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और ज्योग्राफी में एक पार्ट है हमारा जियोफिजिकल फिनोमेना, तो इसमें एक पार्ट है साइक्लोन। तो ये जो साइक्लोन का पार्ट है इसी से उन्होंने इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एटसेट्रा, ये साइक्लोन से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। और एक्चुअल में हम देखें तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, ये करंट इवेंट से मोटिवेटेड है। कैसे हम देखते हैं भारत में हमेशा साइक्लोन आ रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग जो है वो चेतावनी के लिए रंगों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स को, या दिल्ली नहीं हर जगह पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, तो मौसम विभाग भी करता है। तो उसी पर उन्होंने कहा है कि चेतावनी जो मौसम विभाग देती है उसके अर्थों का चर्चा करना है। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, ये एक्चुअल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा चक्रवात आ रहे हैं, तो ये जो है उसी से चक्रवातों से हमारी जो है गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है, और पर्सन भी किस तरीके से अपने आप को जागरूक बना रहे हैं या जागरूक बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए जैसे कि हमने देखा था उड़ीसा में बहुत ज़्यादा चक्रवात आते हैं, तो उन्होंने एक फ्लड एटलस बनाया था, मौसम विज्ञान से रिलेटेड उन्होंने एटलस बनाया था, फ्लड के लिए एटलस बनाया था। ये हमारा क्वेश्चन वहाँ से करंट इवेंट मोटिवेटेड है। ये जो है इस पर हम स्टैटिक क्वेश्चन नहीं मानेंगे, करंट इवेंट मोटिवेटेड है। 6 डेक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा कीजिए। डिस्कस द नेचुरल रिसोर्सेज पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधनों के बारे में उन्होंने पूछा है, तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन हमारा जो है पूरी तरीके से स्टैटिक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, और यहाँ पर लिखा है इंक्लूडिंग इंडिया, तो ये उसी से क्वेश्चन है हमारा पूछा गया है। तो प्राकृतिक संसाधन जो है कि नेचुरल रिसोर्सेज से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण कीजिए एवं उसके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को समझाइए। अब यहाँ पर एक वर्ड उन्होंने कहा है, पहले इंग्लिश देख लें। एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर देयर लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड। लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड का मतलब यह है कि हमारे देश में जो हवा का रुख है वो हमेशा समान नहीं रहता है। जैसे हम बात करें उत्तर भारत में पवन एनर्जी की संभावना बहुत कम है, पहाड़ी इलाकों में बहुत कम है, तो राजस्थान में है, तमिलनाडु में है, और यानी समुद्री रीजन में ही है। इसलिए हमारे पास ये देश हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन समुद्री जो क्षेत्र है वो भी 7500 किलोमीटर है, उसके बावजूद हमारे पास पोटेंशियल कम ही है, क्योंकि जो है यहाँ पर हवा का जो डायरेक्शन है उसकी स्पीड है हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है। ये हम देख रहे हैं क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा क्यों गया है, तो प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं हर जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात तो की गई। भारत सरकार ने भी अपना एक टारगेट रखा है कि हम 40% 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी तो है, उसकी संभावना है, लेकिन उनके ऊपर लिमिटेशन से भी हैं कि किस वजह से उनका हमारे ऊपर बाधाएं हैं। जैसे राजस्थान में बात करें तो वहाँ पर जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हैं वो ऐसे जीव हैं जिनको बहुत दूर तक नहीं दिखाई देता है, और जब उड़ते हैं तो पवन चक्की के जो विंड मिल है उसके फैन से टकरा जाते हैं और मर जाते हैं। तो ये भी एक समस्या है कि वहाँ पर जो है अगर हम पर्यावरण का संरक्षण देखने के लिए, बिजली बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधन का यूज करेंगे, लेकिन साथ ही साथ प्राकृतिक जीवों की भी मृत्यु हो जा रही है। ये देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो है फिजिकल रिसोर्सेज से ही है, तो कि नेचुरल रिसोर्सेज से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन तथा मूल्यांकन करें। एक्सप्लोर एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप। 150 वर्ड। ये हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन एक्चुअल में दिख रहा है कि पुराना क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन एक्चुअल में पुराना क्वेश्चन नहीं है। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक पार्ट है सोसाइटी का सिलेबस, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। ये एक्चुअल में यहाँ से क्वेश्चन आया है। कैसे हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का असर क्या है। इंटरनेट,
तो एक्चुअल में वर्क फ्रॉम होम का जो कंडीशन हम देखें तो ये क्या है कि भारत में, ये पूरे विश्व में जब कोरोना आया तो सभी लोग वर्क फ्रॉम होम अधिकांश लोग करने लगे, और यह काम इंटरनेट के माध्यम से किया गया। जब इंटरनेट के माध्यम से किया जा रहा है तो उसके इम्पैक्ट हमको 20 में 21 में नहीं दिखाई, 2020-21 में कम दिखाई दिए। उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं 20-21 में इफेक्ट दिखे, लेकिन उनका एनालिसिस अब हमको यूपीएससी करने के लिए कह रही है कि एक्चुअल हम देखते हैं बहुत सारे पारिवारिक संबंध बिगड़ गए। क्यों? जब लोग घर से दूर रहते थे तो घर के लोगों को टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन जब घर में रहने लगे तो और भी ज़्यादा फैमिली पर बर्डन बढ़ गया। जैसे ऑफिस में आदमी 8-10 घंटा काम करता, लेकिन जो वर्क फ्रॉम होम था वो 24 घंटा जो है ईमेल आते रहे हैं। अब काम करे कोई 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा करेगा, तो फैमिली वालों को लगता था कि ये आदमी एक्चुअली हमारे लिए और भी टाइम तो दे नहीं रहा है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है परिवारों में तो समस्याएं आ गई। इवन यूट्यूब पर भी लोगों ने वीडियो बनाने शुरू कर दिए कॉमेडी के लिए कि वर्क फ्रॉम होम से क्या क्या समस्याएं एक्चुअल में हम देखते हैं। स्वास्थ्य संबंधी बहुत ज़्यादा समस्याएं, जैसे कुछ व्यक्ति लैपटॉप पर बहुत ज़्यादा काम करेंगे, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, तो आँखों में समस्याएं, बहुत सारे लोगों के आँखों में समस्याएं आ गई, ब्रेन में जो है सिर दर्द में समस्या आ गई। तो इस तरह की समस्याएं आनी हमको दिखी थी। तो इससे रिलेटेड कि एक्चुअल में कोरोना का इम्पैक्ट हमारे ऊपर अब क्या क्या दिखा है, तो उसका एक हिस्से को हम देखते हैं। उन्होंने पिछले साल पूछा था कि जो वर्कर थे, हमने न्यूज़ में देखा था कि वर्कर जब जा रहे थे तो ट्रेन की पटरी पर वो सो गए और ट्रेन आई वो कट के मर गए। तो और साथ ही साथ जब वर्कर आ रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम क्या करें, सरकारें भी बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रही थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर एक्चुअल में रीजनल पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स चल रही थी। तो बहुत सारे जो दूसरे राज्यों के वर्कर थे उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा। लोग जो टीवी पर आता था, न्यूज़ में आता था, वो जो मोहल्ले के पार्षद होते थे, विधायक होते थे, वो अपने लोकल पर्सन को ही सामान बांटते थे। जो वर्कर माइग्रेंट हैं, दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं देता था। तो उन्हीं सबके एनालिसिस को देखते हुए पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया। अब के साल उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की बात कर लिया है। तो ये हमारा एक्चुअल में इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ही है, क्योंकि इंटरनेट अगर ना होता तो ये एक्चुअल में संभव ना होता। तो इंटरनेट क्या है, ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है, टेक्नोलॉजी का है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का भी इम्पैक्ट है। नेक्स्ट, उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य में नव मध्यवर्ग के उभार से टीयर 2 शहरों का विकास किस तरह संबंधित है? हाउ इज द ग्रोथ ऑफ टायर 2 सिटी रिलेटेड टू द राइज ऑफ ए न्यू मिडिल क्लास विथ एन एम्फेसिस ऑन द कल्चर ऑफ कंजम्पशन? हम देख रहे हैं कंज्यूमरिज्म जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है हर चीज़ में। आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग का कंसेप्ट है, जिसके वजह से हो क्या रहा है, व्यक्ति को ज़रूरत नहीं है फिर भी सामान खरीद रहा है। इतने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन आजकल आ रहे हैं हर सामान का, हर वेबसाइट पर विज्ञापन आ रहे हैं। लोगों को ऑटोमेटिक जो है लोग ओरिएंटेशन बदल जा रहा है। तो जो उपभोक्ता संस्कृति है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं हर जगह जो टायर 2 सिटी है उसके परिप्रेक्ष्य में इन्होंने पूछा है। तो टायर 2 सिटी में क्या है कि जो पर्सन मिडिल क्लास के हैं वो लोग वहाँ हैं, तो उनको अपने साथ साथ दिखावा भी करना है कि हम अमीर तो नहीं हैं पर अमीरों की तरह हैं। तो ये बड़ी समस्या है, एक उलझन है, एक्चुअल में क्या है, समाज के लिए ठीक नहीं है। इस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। और अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन भी एक्चुअल में कहाँ से रिलेट करता है, तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। तो ये इंडियन सोसाइटी को जो मिडिल सेक्शन है, मिडिल टायर 2 सिटी में रहने वाले मिडिल वर्ग हैं, उन पर फोकस करके पूछा गया है। लेकिन ये क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन का ही है। आगे हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के जनजातीय समुदायों को विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए? गिवन द डाइवर्सिटीज एमंग ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया इन विच स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर्ड ए सिंगल कैटेगरी। 150 वर्ड में लिखना है। ये सोसाइटी का क्वेश्चन है। सोसाइटी का हम पहला क्वेश्चन क्या है, सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो इस सैलिएंट फीचर का जो पहला पार्ट है उसमें देखते हैं डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है। तो डाइवर्सिटी पर ही
उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। तो अगर हम देखते हैं ये कि उन्होंने पूछा क्या है, एक्चुअली जो वर्ड है ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में पूछा है, और उन्होंने एकल श्रेणी, एकल से सिंगल कैटेगरी में किस तरीके से रखा जा सकता है। तो जनजातियों का अगर एक सिंगल कैटेगरी बनाया जाए तो ये क्या है, जंगलों में निवास करते हैं पहला, और दूसरी बात वो प्रकृति के संरक्षण होते हैं। अगर प्रकृति संरक्षण की बात आजकल हर जगह चलती है, तो किसी एकल श्रेणी की अगर हम बात करें तो उन्हें विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो उन्हें प्रकृति के संरक्षण के लिए ज़्यादा खुद जोर देते हैं। तो गवर्नमेंट को भी जो है जोर देना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको इनके लिए एक इवेंट बनाना चाहिए, प्रोग्राम लाना चाहिए, स्कीम लाना चाहिए, जिससे कि उन्हें एक स्पेसिफिक डिजिग्नेशन मिले कि वो प्रकृति संरक्षक हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी उन्हें मान रही है। तो भारतीय जनजातियों की विविधताओं को देखते हुए उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। हम यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, केवल क्वेश्चन को देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उसके पार्ट को देख रहे हैं। नेक्स्ट, राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है। उदाहरण सहित विचार करें। द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एंड टेरिटरीज हैज बीन ए continuous ongoing process since the mid 19th century discussed with the example। हम देखते हैं यूपीएससी जो है क्या है, इस सरप्राइज देता है हमेशा। यूपीएससी ने अब की साल फिर से सरप्राइज दे दिया है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से उन्होंने पहली कई सालों बाद क्वेश्चन पूछा है। वो एक्चुअली पिछले साल या 20 में उन्होंने क्वेश्चन, पिछले ही साल उन्होंने क्वेश्चन पूछा था भारत के बारे में। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पूछे थे, अब की बार वर्ल्ड हिस्ट्री पूछ रहे हैं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन अब देख रहे हैं वो पोस्ट इंडिपेंडेंस पिछले साल पूछे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री इस साल पूछ रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में उन्होंने फ्रांस के सेकुलरिज्म के बारे में भी एक बार क्वेश्चन पूछा था। ये उनका वहाँ से क्वेश्चन है कि जब 18वीं शताब्दी चल रही थी तो क्या क्या पूरे वर्ल्ड में हो रहे थे, इन चीज़ों को वो पूछना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे कॉलोनी राज्य थे, भारत भी खुद एक ब्रिटेन का कॉलोनी था। तो ये कॉलोनियाँ जो राज्य थे इनको स्वतंत्रता चाहिए थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रहा था। इन सब चीज़ों के को रिलेट करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट, भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पर चर्चा करें। डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। 250 वर्ड देख रहे हैं। उन्होंने अब की साल नहीं, पिछले साल उन्होंने गुप्त काल से रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे थे। अब की साल गुप्त काल से रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और अब की साल उन्होंने प्रीलिम्स में मौर्य से यानी अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, जैन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। अब की हम देख रहे हैं कि ये मौर्य से पूछे थे प्रीलिम्स में, पिछले साल गुप्त काल से प्रीलिम्स में पूछे, अब के साल मेंस में पूछ रहे थे। कंप्लीट हिस्ट्री का जो है स्टैटिक पोर्शन है, और यूपीएससी जो है कुछ चीज़ें हैं, गुप्त काल, चोल वंश, मौर्य वंश, बौद्ध, जैन, इन सब चीज़ों से वो क्वेश्चन पूछते हैं। हम देख रहे हैं कि इंडियन कल्चर कवर द साइलेंट एस्पेक्ट आर्ट फॉर्म, ये जो है तो हम देख रहे हैं इसी से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। जो इंडिया की हिस्ट्री है उससे रिलेटेड पूछा है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मिथक कला और वास्तुकला में सिंह एवं वृषभ की आकृतियों के महत्व पर विचार करें। देखते हैं, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द लायन एंड बुल फिगर इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। 250 वर्ड में क्वेश्चन लिखना, यानी काफ़ी ज़्यादा एलेबोरेशन करना है। देखते हैं, जो हमारे अशोक के लाट हैं जिसमें हमारा राज चिन्ह है, उस पर भी शेर, हाथी, वृषभ की मूर्तियाँ पाई जाती हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं वहाँ हड़प्पा काल में मिलती थे। जो प्रेजेंट टाइम में हमारा कोणार्क सूर्य मंदिर है, या जितने भी भारत में बड़े मंदिर हैं, वहाँ पर मेन गेट पर हाथी, शेर, वृषभ, इन सब की मूर्तियाँ पाई जाती हैं। तो उनका एक्चुअल में भारतीय मैथोलॉजी में, साथ साथ कला में, वास्तुकला में इनका क्या योगदान है, इसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो ये एक्चुअल में स्टैटिक का क्वेश्चन है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले साल नहीं,
इसी साल उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में, वो पूछे हैं कि मोदी जी गए थे वहाँ सोमनाथ मंदिर में, तो सोमनाथ मंदिर से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ लिया। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं, जैसे अयोध्या मंदिर बन रहा है, सोमनाथ पर विजिट किए, और दक्षिण भारत में फिर एक मूर्ति बनी है, हम देख रहे हैं रामानुजन की मूर्ति बनी है, तो रामानुजन की मूर्ति, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं। तो उन्होंने इसी को रिलेट करते हुए एक्चुअली वास्तुकला के बारे में पूछा है, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री को कंसीडर करते हुए एंशिएंट हिस्ट्री को पूछा है, प्रेजेंट हिस्ट्री को नहीं पूछे हैं। नेक्स्ट, समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ कौन सी है? ये हम देखते हैं कहाँ से, ये पोर्शन है 13 नंबर जो है आर्किटेक्चर का पार्ट है, जो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है। समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ कौन सी हैं? विश्व के मत्स्य उद्योग में इनके योगदान का वर्णन करें। What are the forces that influence ocean current? Describe their role in fishing industry of the world. ये एक्चुअली में ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है उसे हम देखें, ये जो है एक स्टैटिक क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये जो पूरे वर्ल्ड में मत्स्य क्या है, एक समुद्री रिसोर्स है इंक्लूडिंग इंडिया, तो इससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। जो प्रेजेंट टाइम में मत्स्य उद्योग है उससे के क्या चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने पूछा समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्ति कौन है। अब देखते हैं समुद्री धाराएं हैं, उन्हें सूर्य की रोशनी हीट प्रभावित करती है, साथ ही साथ उत्तरी ध्रुव पर दक्षिण ध्रुव पर जो बर्फ है वो पिघलेंगे तो भी प्रभावित होंगे, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी आएगी, पृथ्वी के प्लेटों में चेंजिंग आएगी, तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिनसे प्रभावित होता है। और जब करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा तो साथ ही साथ मत्स्य पर इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि मत्स्य उद्योग वहीं पर विकसित होता है जहाँ पर समुद्री धाराओं की दो धाराएं, अपोजिट नेचर की दो धाराएं मिलती हैं। जैसे जब गर्म धारा और ठंडी धारा आपस में मिलती हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुहरा उत्पन्न होता है, और वो कुहरा जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर उत्पन्न होती हैं, वहाँ पर उनकी विकास होता है। इसलिए ये समुद्री धाराओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो की नेचुरल रिसोर्सेज से हम रिलेट करेंगे। रबर उत्पादक देशों 15 रबर उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उनके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को इंगित कीजिए। डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री इंडिकेट द मेजर इन्वायरमेंटल इशू फेस्ड बाय देम। अब देखें यूपीएससी ने अब की साल 2022 में प्रीलिम्स में उन्होंने पूछा था चाय के बारे में, टी के बारे में क्वेश्चन पूछा था, और अब की यहाँ देख रहे हैं मेंस में रबर के बारे में पूछ लिया। तो रबर उत्पादक की बात करें तो हम ये हमारा जो क्वेश्चन है ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है। जियोग्राफी में क्या है, ये पोर्शन देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया। तो रबर का उत्पादन जो है साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा होता है, भारत में, इंडोनेशिया, मलेशिया में बहुत ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है कि हमारे जो रबर उत्पादन है, रबर उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हैं। वितरण में हम देखें तो भारत में, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इस हिसाब से इनको पूरे विश्व में दिखाना है। ठीक, उनके द्वारा सामना किए जाने प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे। पर्यावरणीय मुद्दों का मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम में हर जगह ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन चल रही है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो रबर उत्पादन पर क्या क्या असर पड़ा है, उसके जो पर्यावरण का मामला है, इसके मुद्दों को हमें इन्होंने पूछना है कि इन्वायरमेंटल इशू क्या क्या जनरेट हो रहे हैं, रबर उत्पादन से क्या जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि हमें कीटनाशक यूज करना पड़ेगा या कुछ और भी चीज़ें, दवाइयाँ यूज करनी पड़ेंगी, तो वो भी एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट रबड़ के पौधों पर क्या हो रहा है, उसके द्वारा उत्पादन की मात्रा पर क्या हो रहा है, ये भी हमें बताना है। तो 250 शब्द हैं, यानी काफ़ी इलेबोरेशन को इलेबोरेट करना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि एवं स्थल संधि के महत्व का उल्लेख कीजिए। मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट्स एंड इस्थमस इन इंटरनेशनल ट्रेड। हम देखते हैं कि एक्चुअल में पॉलिटिक्स और न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है।
क्वेश्चन तो है एक्चुअल में जियोग्राफी का, लेकिन जियोग्राफी के साथ साथ हमारे पास ये क्वेश्चन आया ही क्यों है। तो सैलिएंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी, तो फिजिकल जियोग्राफी का ये हिस्सा है। एक्चुअली हम देखते हैं कि ईरान में समस्याएं चल रही हैं और साथ ही साथ वहाँ पर जो हॉर्मुज़ जल संधि है, इसी तरह एडेन है, भारत श्रीलंका के बीच में है, साउथ चाइना सी में चाइना अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है, जिब्राल्टर है स्पेन के पास। ये सब जो जल संधि है या स्थल संधि है, इनके जो है बहुत ज़्यादा व्यापार चल रहे हैं, लेकिन एक देश दूसरे देश पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, उसको प्रभावित करना चाहता है, अपने अकॉर्डिंग उसको हैंडल करना चाहता है। इस वजह से ये चीज़ें हैं तो एक्चुअल में स्टैटिक के पास, लेकिन इनका महत्व पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसका मतलब क्या है, ये इंटरनेशनल रिलेशन से ऐड होता है, यानी ये जियोग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशन दोनों से ही कनेक्टेड क्वेश्चन है। यानी इंटरनेशनल रिलेशन एक्चुअल में आता है हमारा पेपर थर्ड यानी जीएस सेकंड में आता है, लेकिन ये हमारे पास जियोग्राफी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। 17 क्वेश्चन, क्षोभमंडल वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, कैसे। 250 वर्ड। ट्रोपोस्फियर इज ए वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमाइंस वेदर प्रोसेसेस हाउ। ये क्वेश्चन हम देखें तो एक्चुअल हमको दिख रहा है कि कंप्लीटली स्टैटिक है, जियोग्राफी का क्वेश्चन है। तो जो जियोग्राफी का पोर्शन है इसमें हम क्या देखते हैं कि सैलिएंट फीचर है वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी। तो ये जियोग्राफी का ही पोर्शन है कि जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, जो फिजिकल फीचर हैं, तो जो जियो फिजिकल फीचर हैं इसमें ये भी आ जाएगा। हमारा ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों गया है, ये एक पार्ट है। इसी साल हम देख रहे हैं 2022 में क्षोभमंडल क्या है, यहीं से बारिश होती है। वायुमंडल का महत्वपूर्ण परत है, यहाँ पर बारिश, ये मौसम की प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, बिल्कुल करता है। कैसे? अब की साल हम देख रहे हैं कि राजस्थान मरुस्थल है, वहाँ खूब बारिश हो रही है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इतनी बारिश हुई है कि लाखों लोगों को घर ही बह गया। जानवर की कोई गिनती नहीं है, कितने जानवर बह गए, मर गए, लोग मर गए, पुल ब्रिज टूट जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, ब्रिज टूट रहे हैं, रेल पटरियां उखड़ जा रही हैं, ये क्या है, क्षोभमंडल का ही तो असर है। उसी के साथ देख रहे हैं यूपी में बारिश नहीं हुआ, 63% कम बारिश, ऐसा सरकार कह रही है। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर 30% भी बारिश नहीं हुआ। अब थोड़ा सा बारिश दिख रहा है यूपी में, जैसे हम देखें 2-3 दिन से बारिश हो रही है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बारिश नहीं हुई है। पश्चिमी में हुई है, लेकिन भी बहुत बाद में हुई, जब फसल खराब हो गए। पूर्वी में बिल्कुल फसल खराब हो गए, और बिहार में भी बारिश कम हुई है, दिल्ली में कम हुई है, जबकि उत्तराखंड में बारिश हुई है। ये सब क्या है, यूपीएससी ने खुद देखा है कि अब की साल क्षोभमंडल, यानी क्या है, क्षोभमंडल से बारिश होती है। तो क्षोभमंडल का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ न कुछ हमारे इम्पैक्ट है, जो मनुष्य का जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है वो दिख रहा है। इस वजह से कहीं बाढ़, कहीं सूखा वाली कंडीशन आ चुकी है अब की साल। इसीलिए क्वेश्चन तो ये क्या है से पूछा गया है, स्टैटिक्स से, लेकिन ये करंट अफेयर से मोटिवेटेड क्वेश्चन है। भारतीय समाज, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर पंथ की विशेषता की विवेचना कीजिए। एनालाइज द सैलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी विज कास्ट, रीजन एंड रिलीजन। 250 वर्ड में पूछा गया है। देखते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से है। तो ये क्वेश्चन सोसाइटी से पूछा गया है। सोसाइटी में सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी डाइवर्सिटी है। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं पूछा ही क्यों गया है। पिछले साल उन्होंने पूछा था एक क्वेश्चन जाति के बारे में, यानी भारत में पिछले साल पूछे थे, 20 में भी पूछे थे कि जाति की व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता, वो एक्चुअल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बढ़ ही रहा है। इस तरीके का उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। अब की बार वो कह रहे हैं कि जाति, धर्म क्षेत्र के साथ ही साथ एक पंथ भी हमारे देश में चलता है। जैसे हम बात करें तो भारत के हर क्षेत्र में कुछ न कुछ जगह पंथ चलता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, वो खुद नाथ पंथ से जुड़े हैं। जो गोरखनाथ मंदिर हैं, गोरखनाथ थे, वो नाथ पंथ थे। उनके जो गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ, तो मत्स्येंद्र नाथ से ही नाथ पंथ की शुरुआत मानी जाती है।
हम देखते हैं कि कुछ समय पहले जो एक बहुत चर्चा में मामला आया था राम रहीम का, वो भी एक पंथ था पंजाब में जो पूरे देश में फैला है। राधा स्वामी एक पंथ की तरह काम करते हैं, गायत्री परिवार है, जय गुरुदेव हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि इन सब एक पंथ हैं, इनमें किसी भी जात, किसी भी धर्म और किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो सकता है। तो हम देखते हैं कि भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र और धर्म के साथ साथ एक पंथ का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है। यूपीएससी का एक्चुअल में जो क्वेश्चन है इंडियन सोसाइटी से, ये क्वेश्चन उन क्षेत्रों को इस समय टच कर रहे हैं जिनका इम्पैक्ट हमारे समाज में इतना गहरा है। तो ये सोसाइटी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इसका इम्पैक्ट हमारे समाज में कुछ चीज़ों का इतना ज़्यादा हो गया है कि उनसे बाहर निकलना संभव ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ये पंथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सहिष्णुता, सम्मिलन और बहुलता मुख्य तत्व हैं जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं? तर्कसंगत उत्तर दें। आर टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म द की एलिमेंट इन द मेकिंग ऑफ एन इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म? जस्टिफाई योर आंसर। ये हमारे क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए? सोसाइटी से। तो सोसाइटी में साफ साफ लिखा गया है सेकुलरिज्म एक टॉपिक है। यूपीएससी ये टॉपिक जो है ग्लोबलाइजेशन हम देख रहे हैं, 2 क्वेश्चन आए हैं। उन्होंने पिछले साल रीजनलिज्म पर पूछे थे, तो एक साल कम्युनलिज्म पर पूछते हैं, फिर रीजनलिज्म पर पूछते हैं, फिर सेकुलरिज्म पर पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी का है जो कि उन्होंने सेकुलरिज्म से डायरेक्ट रिलेट कर दिया है कि जो सहिष्णुता की बात है, सम्मिलन, एसिमिलेशन का मतलब होता है कि सब लोग आपस में मिल करके एक हो जाएं। सहिष्णुता का सम्मिलन और बहुलता का मतलब, जैसे भारत सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लूरलिज्म का। यहाँ पर दुनिया के सभी धर्म, सभी जो हर धर्म के बहुत सारे जातियाँ हैं। यहाँ पर बहुत गोरा व्यक्ति मिलेगा, बहुत काला व्यक्ति मिलेगा, बहुत लंबा व्यक्ति मिलेगा, बहुत छोटा व्यक्ति मिलेगा, मोटे पतले, हर तरह के, यानी पूरी दुनिया में जितने भी स्ट्रक्चर मानव के मिलते हैं वो सब मिलेंगे। जैसे हम देखते हैं कुछ देश होते हैं सिर्फ गोरे लोग होते हैं, कुछ में सिर्फ काले होते हैं, लेकिन भारत ऐसा है, कुछ में बहुत ज़्यादा लंबे लंबे लोग होते हैं, कुछ जगह बहुत छोटे छोटे लोग होते हैं, कुछ लोगों की नाक अलग होती है, आँख अलग होती है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि प्लूरलिज्म जो है इसको प्रकृति ने खुद दिया है। यहाँ पर हर तरीके के व्यक्ति मिलते हैं, जितने रेस हैं सब रेस मिलते हैं, सब तरीके के व्यक्ति मिलते हैं। तो यूपीएससी का ये कहना है कि जो सहिष्णुता, सम्मिलन और बहुलता का जो तत्व है, क्या धर्मनिरपेक्ष भारत के निर्माण में सहायक है? क्योंकि भारत एक सेकुलर कंट्री, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है। जब भारत सेकुलर है, लेकिन यहाँ पर धर्म को साथ साथ कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि राष्ट्र का धर्म नहीं होगा लेकिन व्यक्ति का धर्म होगा, और राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन तब तक नहीं हस्तक्षेप करेगा जब तक कि व्यक्ति के ऊपर कोई समस्या नहीं। यानी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर धर्म के आधार पर भेदभाव हो, उसको धर्म के नाम पर टारगेट किया जाए, तो वहाँ पर राष्ट्र इंटरफेरेंस शुरू कर देगा। यानी हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट हमारा जो है पॉजिटिव सेंस में है, जबकि पश्चिमी यूरोपियन का कॉन्सेप्ट जो है, अमेरिकन कंट्री का कॉन्सेप्ट है, वो है नेगेटिव सेकुलरिज्म। यानी वो किसी पर्सन को कोई मतलब नहीं है क्या धर्म से रिलेटेड मामला चल रहा है, लेकिन भारत में पॉजिटिव रिलेटेड है। ये उनका कहना है कि क्या हमारे भारतीय धर्मनिरपेक्षता, भारतीय रूप का निर्माण ये तत्व करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि प्रकृति ने ही हमको प्लूरलिज्म दिया है। एसिमिलेशन हमारे देश में जो है शुरू से, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि भारत में कभी आर्य आते हैं, तो कभी हुड़ आते हैं, तो कभी जो है मंगोल आते हैं, तो कभी मुगल आते हैं, तुर्क आते हैं, अरबियन आते हैं। तो ये देखते हैं कि पूरे देश के अंदर हर राष्ट्र के विदेशी यूरोपियंस आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, ब्रिटिश आए। ये है क्या? एसिमिलेशन ही तो है, क्योंकि सब के सब आज चाहे कोई कुछ भी कहे, सब लोग भारतीय हैं, तो एक तरीके से एसिमिलेशन ही तो हो गया। अब प्लूरलिज्म हमारा तो नेचर ने दिया है। टॉलरेंस, भारत से अच्छा ज़्यादा टॉलरेबल कंट्री कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर धर्म के नाम पर जो लोग उपद्रव मचाते हैं, उन्हें बाहर जाने पर पता चलता है कि धर्म क्या चीज़ होती है। यहाँ पर बहुत ही सुख शांति से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उपद्रव मचाते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण एवं नए तकनीक के रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में स्पष्ट करें। इलुसिडेट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन ए वर्ल्ड ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं एक्चुअल में कहाँ से आया है, रिसोर्स की बात करता है, यानी जियोग्राफी से रिलेटेड है, जो जियोग्राफी का, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं दो चीज़ें, ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये हम देखें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम्प्रहेंसिव है। ये ग्लोबलाइजेशन का हम पोर्शन देखें, सोसाइटी में हिस्सा है, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, यानी इस तरीके से देखें ये एक्चुअल में सोसाइटी का नहीं है, क्योंकि सोसाइटी का केवल इम्पैक्ट पूछा गया है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं रिसोर्स, जो है नेचुरल रिसोर्स की बात की जाती है, जो हमारे सिलेबस का जियोग्राफी का हिस्सा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे जियोग्राफी का क्वेश्चन है। लेकिन एक करंट अफेयर से कम्प्लीटली रिलेटेड है, क्योंकि वर्ल्ड के नए तकनीक यानी जो एडवांस अप टू डेट जो है आर्ट जो प्रेजेंट टाइम के नई तकनीकें हैं उनसे रिलेट करना है, तभी जाकर के यूपीएससी नंबर देगी। तो ये जो है 20 क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने आपके साल पूछे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है जीएस के फर्स्ट पेपर के हैं, कल एसए का पेपर हो चुका है। आगे जो है हमारा इसी टाइम सेकंड पेपर अभी 5 बजे कंप्लीट हो जाएगा, उसके क्वेश्चन को भी हम देख लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें हमसे जुड़े रहने के लिए। सेकंड पेपर को जरूर देखिएगा, हम सेकंड पेपर को भी अपलोड करेंगे उसके क्वेश्चन को। यहाँ पर हम एक्चुअल में एनालिसिस नहीं कर रहे हैं पेपर को, हम केवल पेपर देख रहे हैं कि उसके ऊपर मोटे तौर पर देख रहे हैं, उसका एनालिसिस हम बाद में करेंगे। क्योंकि हमें गलत एनालिसिस नहीं देना है आपको, हमारा जो एनालिसिस होगा वो सॉलिड होना चाहिए, इसमें टाइम लगेगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।